एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी हम सोशियोलॉजी या सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम डिफरेंट स्टेप्स की बात करते हैं जिनको फॉलो करने के बाद एक सोशल साइंटिस्ट, एक रिसर्चर अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर पाता है। तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और उनमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लिटरेचर रिव्यू। यानी कि अगर आप मास्टर्स के एमफिल के स्टूडेंट हैं, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो करना होता है। तो ये बहुत बेसिक सी वीडियो है, प्रेजेंटेशन है लिटरेचर रिव्यू के हवाले से, जिसमें थोड़ी बहुत आपको गाइडलाइन और नॉलेज प्रोवाइड करूँगी कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं और कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया। यानी आप एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम के हवाले से आप लिटरेचर इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको वेरिएबल्स मिलते हैं, हाइपोथेसिस मिलते हैं, आप उसको टेस्ट करते हैं, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू एनालिसिस करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं और आखिर में आप रिजल्ट निकाल कर उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस के अंदर। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आप ये देखते हैं कि जो भी आपका एक पर्टिकुलर फिनोमेना है उसके बारे में ऑलरेडी कौन कौन सी बातें आपको मालूम हैं। यानी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं उसके हवाले से आप लिटरेचर निकालते हैं, यानी आप वो तमाम चीज़ें, वो तमाम नॉलेज निकालते हैं जो ऑलरेडी उस टॉपिक के हवाले से मौजूद है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेसिकली एक समरी होती है, सॉर्ट ऑफ समरी होती है, जिसमें डिफरेंट रिसर्चेस का रिव्यू मौजूद होता है। क्योंकि हम रिसर्च का मतलब जानते हैं, रिसर्च का मतलब होता है एविडेंस इकट्ठा करना, एविडेंस के ऊपर बेस करते हुए बात करना। तो एविडेंस कैसे मिलती है? इसी तरह से मिलती है। डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं और वो रिसर्चेस, उन रिसर्चेस का रिव्यू बेसिकली आपके लिए एक मटीरियल होता है, एक एविडेंस का मटीरियल होता है जिसको आप लिखकर आगे अपनी स्टडी को फर्दर कंडक्ट कर रहे होते हैं। और इससे हेल्प क्या मिलती है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हेल्प मिलती है कि आप डिस्कवर कर सकें कि एक टॉपिक, एक रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से कौन कौन सा काम हो चुका है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि इस प्रॉब्लम के हवाले से ऑलरेडी मालूम है। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं लिटरेचर रिव्यू की, जिसमें आपको सामने नज़र आ रही है एंडरसन की फर्स्ट डेफिनेशन है, जो कि कहती है दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ अ समरी, analysis and interpretation of the theoretical, conceptual and research literature related to the topic or theme। आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है, आपका जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है, बेसिकली उसके हवाले से जो भी पहले से थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल लिटरेचर मौजूद है, रिसर्च लिटरेचर मौजूद है, बेसिकली उस लिटरेचर की समरी, उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन 2001, इट सेज that literature review is an account of what has already established or published on a particular research topic by accredited scholars and researchers। ये डेफिनेशन कहती है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेसिकली एक पब्लिश्ड रिसर्च टॉपिक होता है, यानी स्कॉलर्स ने और रिसर्चर्स ने कौन कौन सा काम करके जो पब्लिश करवाया है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट होता है। थर्ड डेफिनेशन कहती है लिटरेचर रिव्यू इज़ अ रिटन समरी ऑफ जर्नल्स, बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स द पास्ट एंड करंट स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक ऑफ रिसर्च स्टडी। इसके ऊपर भी अगर आप गौर करें तो ये भी वही बातें कर रही है डेफिनेशन जो फर्स्ट डेफिनेशन कर रही थी, यानी कि तमाम जर्नल्स, तमाम बुक्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स का मुतालिया करना जिनमें आपके टॉपिक के हवाले से नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है, ताकि आप इस नॉलेज को सामने लाकर उसका इस्तेमाल करके अपनी स्टडी को फर्दर कंडक्ट कर सकें। अब बात करेंगे पर्पस की। देखिए, इससे पहले जो हमने डेफिनेशंस देखी हैं उनमें ऑलरेडी हमें पर्पस समझ आ गया है, लेकिन स्टिल हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि इसका क्या पर्पस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इट कन्वेज द बैकग्राउंड ऑफ अ स्पेसिफिक फील्ड। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है लिटरेचर रिव्यू, यानी आपको एक बैकग्राउंड, एक बैकबोन, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है जिसका इस्तेमाल करके आप फर्दर स्टडी को ईजीली कंडक्ट कर पाते हैं। Second point says it provides information to the researchers to complete their study।
ऑब्वियसली हम हवाई बातें तो नहीं कर सकते रिसर्च में, हमें एविडेंस के ऊपर बेस करते हुए बात करनी पड़ती है। तो जो भी हमारा टॉपिक होता है हम उससे रिलेटेड लिटरेचर इकट्ठा करते हैं और हम देखते हैं कि पहले की रिसर्चेस इस टॉपिक के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में क्या कहती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कॉजेज़ या कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है, ऐसा कौन सा नॉलेज है जो पहले से डिस्कवर हो चुका है, ताकि रिसर्चर को हेल्प मिल सके अपनी स्टडी को कंप्लीट करने में। थर्ड पॉइंट सेज दैट इट इंश्योर्स द न्यूनेस ऑफ द रिसर्च। ऑब्वियसली जब आप पहले से कोई टॉपिक लेके काम करेंगे और आपको मालूम होगा कि पहले इसके ऊपर क्या काम हो चुका है, क्या ऑलरेडी पता है, तो फिर आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये तमाम चीज़ें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिसर्चर ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका है, तो हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट इज इट अवॉइड्स अननेसेसरी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन से आप बच सकते हैं, यानी पहले जब एक काम हो चुका है ऑलरेडी तो फिर जाहिर है आप कुछ नया तलाश करेंगे, तो डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन से आप बच सकते हैं। इसके अलावा इट लिमिट्स दी प्रॉब्लम, इट इवेलुएट्स प्रॉमिसिंग रिसर्च मेथड को आप फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। इट लोकेट्स दी अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट एंड गैप्स इन दी प्रीवियस वर्क। ये देखते हैं कि पहले वाले पॉइंट में कौन कौन से, पहले के रिसर्चेस में कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं, कौन कौन से डिसएग्रीमेंट्स हैं, कौन कौन से गैप्स हैं। देखिए जब रिसर्चर रिसर्च करता है ना तो वो आने वाले रिसर्चर्स के लिए ही रिपोर्ट करता है अपनी रिसर्च को, यानी जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, ताकि जो गैप्स हैं उसको आने वाले रिसर्चर्स फिल कर सकें, जो नॉलेज नहीं डिस्कवर हो सका या जिस पर डिसएग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर काम किया जा सके। इसीलिए आपको एक टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्चेस मिल जाती हैं। अब बात करेंगे कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छी क्वालिटी रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर मस्ट बी कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव शक्ल में होना चाहिए, यानी मुनासिब शक्ल में, एप्रोप्रिएट मटेरियल हो, अच्छे से समराइज़ किया गया हो, डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें। ज़ाहिर है अगर आप डिटेल्ड करेंगे तो लोग लिटरेचर तो नहीं पढ़ते रहेंगे ना, रिसर्च में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको स्टडी किया जाता है। तो ऑब्वियसली स्पेशली मॉडर्न एरा में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पेजेस और पेजेस पढ़ते रहें। तो ये जितना ब्रीफ कंसाइज होगा, जितने अच्छे से समराइज होगा, उतनी ही इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अच्छे से लिखा गया हो, फ्री फ्रॉम बायस हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर रहे हैं, बल्कि जो आपने रिसर्चेस से दिखा है, जो आपको एविडेंस मिली है, उसको आपने आगे अपने पेपर में, रिसर्चेस में प्रेजेंट करना होता है। अप टू डेट रेफरेंसेस होने चाहिए। ऑब्वियसली जहाँ से भी आप डाटा, जहाँ से भी आप मटेरियल ले रहे हैं, आपने बताना है कि वो आपने कहाँ से लिया है, किस रिसर्चर का, किस रिसर्च पेपर का, कौन से ईयर का मटेरियल है। ये तमाम डिटेल्स होना लाजमी है। रेफरेंस के बगैर ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी की बात आप नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन और एविडेंस की बात नहीं कर सकते। रिसर्च का मतलब ही एम्पिरिकल और एविडेंट होता है। ऑब्जेक्टिविटी और वो तभी आती है जब आप रेफरेंस देते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड नहीं कर रहे होते हैं। क्लियरली सर्च्ड और सिलेक्टेड होना चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ सम ऑफ इट पार्ट्स। एक्यूरेट रेफरेंसेस शुड बी गिवन इन दी रिव्यू। यानी ऑल इन ऑल इन पॉइंट से आपको ये समझ आता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप जहाँ से भी करते हैं उस लिटरेचर का रेफरेंस लाजमी हो, ब्रीफ फॉर्म में हो, आपकी अपनी मर्जी ना हो, बायसनेस ना हो और वेल रिटन ना हो, बल्कि वेल रिटन हो और एज इट इज़ लिखा गया हो। फर्दर इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंस के कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं और इससे पहले की डिस्कशन में वैसे भी हमें इम्पोर्टेंस समझ आ गई है। ज़ाहिर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से आपकी रिसर्च को एक बैकग्राउंड, एक फ्रेमवर्क, एक बैकबोन मिल जाता है। तो ऑब्वियसली कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट अगर डिस्कस किया जाए तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। देखें, आप जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं वहाँ से आपको वेरिएबल्स मिलते हैं, तो आप उन वेरिएबल्स का इस्तेमाल रिसर्च क्वेश्चंस में कर सकते हैं। यानी रिसर्चर को आइडिया मिल सकता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से कि वो कौन कौन से सवाल बना सकता है। इसके अलावा जनरेशन ऑफ यूजफुल रिसर्च क्वेश्चंस और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ फॉर द डिसिप्लिन। आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के, एक्टिविटीज़ के आइडियाज़ आ सकते हैं। ओरिएंटेशन मिलती है कि एक टॉपिक, एक एरिया, एक प्रॉब्लम के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें मालूम हैं और क्या मालूम नहीं है, यानी डिस्कवरी करते हैं आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स की। ऐसे बहुत से आंसर्स आपके सब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम के हवाले से, जो कि बहुत से क्वेश्चन जिनके आंसर्स नहीं थे, उनके आंसर्स आपको मिलते हैं जब आप रिव्यू करते हैं। ज़ाहिर है आप रिसर्चेस पढ़ते हैं,
तो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है अपने रिसर्च प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड और प्लान करने के लिए। आपकी इट बेसिकली इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन of the strength and weakness of design or methods of inquiry and instruments used in earlier research work। पहले के रिसर्चेस में कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते थे, उनकी क्या वीकनेस थी, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, कौन कौन से गैप्स पहले के रिसर्चर्स ने छोड़े हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो सकता है। आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं और फिर उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करके आप अपनी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मेथडोलॉजी को प्लान कर सकते हैं, यानी जब आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेहतर तरीके से गुड क्वालिटी वाला हो जाता है तो आप अच्छे से मेथड प्लान करके अपनी स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। आप अच्छा एक सूटेबल डिज़ाइन और डाटा कलेक्शन मेथड को चूज़ करते हैं अपनी रिसर्च स्टडी के लिए। किस तरह से, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि रिसर्चर्स ने किस टॉपिक के लिए किस तरह से मेथड चूज़ किया, क्यों चूज़ किया, तो इससे आपको भी काफ़ी आइडियाज़ मिलते हैं, एक माइंड में स्ट्रक्चर मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है, गाइडलाइन मिल जाती है। इसके अलावा गाइडलाइंस फॉर राइटिंग लिटरेचर रिव्यू, ये कुछ गाइडलाइन के पॉइंट्स हैं, ये भी बिगनर्स के लिए हैं। आप APA गाइडलाइंस को रिव्यू करें, रेलिवेंट रेफरेंसेस को देखें। आप इसके अलावा इंडिकेट करें वाई सम स्टडीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट, ये तमाम गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा और कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज आर फॉर दोस्त हु आर बिगनर्स इन रिसर्च। तो अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं तो आप इनको रीड कीजिए। मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे थोड़ा बहुत, और आप इसको स्टडी करने के बाद थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकें रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले स्टेप को, जो कि सोशल रिसर्च में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें कुछ और डिटेल्स हैं जिसमें ट्रेंड्स आते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 4 तरह के ट्रेंड्स फॉलो किए जाते हैं। एक है थियोरेटिकल, एक है एम्पिरिकल, एक है कॉन्सेप्चुअल और देन है क्रिटिकल या फिर एनालिटिकल। तो ये इसमें कुछ डिटेल्स हैं। जैसे अगर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की बात की जाए, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन आइडियाज़, यानी कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दैट गाइड्स रिसर्च डिटरमिन व्हाट थिंग्स one will need to measure or what statistical relationship to look for. It is used in deductive theory testing studies। देखिए, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क थ्योरी टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है, यानी जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उन तमाम को देखते हुए बेसिकली थियोरेटिकल रिव्यूज़ कंपेयर हाउ डिफरेंट थ्योरीज एड्रेस एंड इशूज़। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? मुख्तलिफ थ्योरीज किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं एक कॉन्सेप्ट को, एक इशू को किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं, तो ये थ्योरीज के ऊपर बेस कर रहा होता है। नेक्स्ट है एम्पिरिकल लिटरेचर रिव्यू। ये वो वाला लिटरेचर है विच कंटेन्स ऑब्जर्व डाटा और कलेक्टेड डाटा, यानी कि जो डाटा आपने ऑब्जर्व किया है, जो कलेक्ट किया है, इसीलिए इसको एम्पिरिकल भी कहते हैं क्योंकि ये डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। एम्पिरिकल लिटरेचर वो लिटरेचर है या वो तमाम प्रीवियस स्टडीज़ होती हैं दैट रिलेट और आर्ग्यू पॉजिटिवली विद स्टडीज़, हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स। यानी बेसिकली एम्पिरिकल स्टडीज़ में आप डाटा का इस्तेमाल करते हैं और वो डाटा आपने कैसे कलेक्ट किया हुआ होता है, आपके वेरिएबल्स, आपके हाइपोथेसिस और इनका इस्तेमाल करते हुए आपने क्वेश्चंस बनाए होते हैं, तो हर चीज़ में कंसिस्टेंसी पाई जाती है। इसमें बेसिकली आपके रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, तमाम चीज़ें ऐड हो जाती हैं। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये वो फ्रेमवर्क है दैट इज़ एक्चुअली अ मेंटल कंस्ट्रक्ट ऑफ अ रिसर्च बेस्ड ऑन लिटरेचर रिव्यू दैट गाइड्स रिसर्चर्स ओन एक्टिविटीज। It emerges out from comprehensive theoretical literature review, and it occurs when a researcher links concepts from literature to establish evidence to support the research questions, and it reveals the variables involved in the research problem। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का ताल्लुक रिसर्चर की मेंटालिटी, उसके माइंड से है, यानी अपने माइंड में वो कंस्ट्रक्ट करता है कि मुझे किस तरह से काम करना है। जब वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करता है तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं कि आने वाले वक्त में उसने स्टडी को किस तरह कंडक्ट करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। तो एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू दी प्योरली टू दी रिसर्चर। फिर आता है क्रिटिकल या फिर एनालिटिकल फ्रेमवर्क। इट इज़ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम लिटरेचर, यानी लॉजिक का इस्तेमाल करना, जो भी लिटरेचर से इंफॉर्मेशन मिली है उसके ऊपर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करना एनालिटिकल फ्रेमवर्क के अंडर आता है। क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश रिसर्चर्स ओन एक्सपर्टीज,
इसमें रिसर्चर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब उसको लॉजिक रीजनिंग मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो अपनी खुद की एक्सपर्टीज़ को डेवलप कर सकता है। इट एक्चुअली कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट दी थ्योरीज और एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडीज़। इसमें थ्योरीज को कंपेयर और कंट्रास्ट किया जाता है, इसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दी जा रही होती हैं। इट जस्टिफाइज द लिंकेज ऑफ रिसर्च विद प्रीवियस स्टडीज एंड फर्दर कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज एडवांसमेंट एंड प्रेजेंट्स द इंटरैक्टिव पोजीशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो वो दोनों आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से आप उसको लॉजिकली रीज़न दे सकते हैं, ये तमाम चीज़ें बेस कर रही होती हैं, ये तमाम चीज़ें रेफ़र करती हैं क्रिटिकल या एनालिटिकल फ्रेमवर्क को। इसके अलावा ये 7 स्टेप्स हैं या फिर मॉडल ऑफ लिटरेचर रिव्यू हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्टेप होता है आप रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें जो कि लिटरेचर रिव्यू से मिलता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है रिव्यूइंग डिसिप्लिन स्टाइल्स। ईच डिसिप्लिन हैज़ ओन स्टाइल फॉर राइटिंग, यानी आप ये देखें कि जिस डिसिप्लिन में आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने का क्या तरीका है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। थर्ड है सर्चिंग द लिटरेचर। आप फिर सर्च करें कि आपने कौन कौन सा लिटरेचर लेना है, आपने बुक्स देखनी है, जर्नल्स देखने हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स, वेबसाइट, थीसिस, उन तमाम को आप फाइंड करना स्टार्ट करें। फोर्थ स्टेप होता है मैनेजिंग रेफरेंस एंड अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। अगेन, जैसे पहले बात की थी, गुड क्वालिटी ऑफ लिटरेचर रिव्यू की एक क्वालिटी है कि इसमें रिसर्चर रेफरेंस ऐड करता है, प्लेजरिज्म को अवॉइड करता है। फिर है क्रिटिकली एनालाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग दी इन्फॉर्मेशन। आप एनालाइज करें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है लिटरेचर से, उसको एवेल्युएट करें, सिंथेसाइज करें अपनी फाइंडिंग्स को, और आखिर में आप रिव्यू लिखना स्टार्ट कर दें। सो ये एक छोटी सी ब्रीफ वीडियो थी रिलेटेड टू रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होने वाला स्टेप, दैट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आई होप ये जो बिगनर्स हैं या रिसर्च स्टडीज़ के साथ एसोसिएटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर कोई फ्लॉज हों मेरी वीडियोस में तो ज़रूर शेयर किया करें। अगर कुछ बेहतरी नज़र आती है तो अप्रिशिएट भी किया करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करती हूँ और रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश करती हूँ। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम।